बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं आज सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब। बात करेंगे हम 63A नज़रसानी उसके हवाले से। आज भी समाअत हुई है, बड़ी तवील समाअत थी। बहुत अहम सवालात बैरिस्टर अली ज़फ़र जो इमरान ख़ान के वकील हैं उन्होंने उठाए हैं और आज की जो समाअत है इसमें इमरान ख़ान से मिलने की इजाज़त जो है वो दी है। अदालत ने जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है आमिर रहमान, उनको ये कहा था कि इमरान ख़ान से अली ज़फ़र अगर अडियाला जेल में मिलना चाहें तो उनको फैसिलिटेट किया जाए आज से लेकर कल सुबह 10 बजे तक, क्योंकि कल 11:30 बजे दोबारा समाअत जो है वो होगी। आज बैरिस्टर अली ज़फ़र ने बेंच की तश्कील और जो कमेटी है कमेटी पर सवालात उठाए कि कमेटी तो जो ऑर्डिनेंस में लिखा गया है उसके मुताबिक कमेटी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब दो मेंबरान अगर बैठे तो उसको कमेटी नहीं कह सकते, 3 मेंबरान होंगे तो उसको कमेटी जो है वो कह सकते हैं। तो जब ये सिचुएशन हो तो बेंच की तश्कील नहीं, उस बेंच की तश्कील ही दुरुस्त नहीं है कानूनी तौर पर। तो इसके अलावा भी सवालात उठाए गए। मुख्तलिफ जो एंगल्स हैं उस पर हम बात करेंगे कि ये मामला जा किस तरफ रहा है। फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट कुछ जल्दी में लग रही है और नोटिस भी जारी इसमें नहीं किए गए। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी जो अचीवमेंट्स हैं वो भी गिनवाई, अगरचे काफ़ी सवालात जब उनसे हो रहे थे तो उन सवालात के जवाबात कुछ के नहीं बन पा रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने अचीवमेंट्स अपनी गिनवाई। मतीउल्लाह जान साहब, पहला सवाल तो मेरा ये है कि जो कमेटी जो ऑर्डिनेंस में लिखा गया है उसमें 3 मेंबर होना ज़रूरी है, वो कमेटी है ही नहीं। मतलब 3 मेंबर तो पूरा ही नहीं है, 2 मेंबर थे। तो उस के तहत ये जब बेंच तश्कील दिया गया, पहले बेंच तश्कील दिया गया, फिर रिमूव किया गया, जज को आप रिमूव कैसे आप कर सकते हैं, फिर नया बेंच तश्कील दिया गया। और फिर जैसे जमाल खान मंदोखेल ने एक लम्हे पे ये भी कहा कि पूरे सिस्टम को चोक कैसे कर सकते हैं कि अगर कोई बंदा बात नहीं कर रहा तो हम क्या जरगा लेकर जाएं। मतलब उन्होंने जस्टिस मुरीब के हवाले से कहा कि क्या हम जरगा लेकर जाएं कि उनको मनाने के लिए। तो ये इसका एक लीगल एंगल और वो के मॉरली इसका क्या आप कैसे देखते हैं इसको? देखें साकिब, वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का। तो जो हुकूमत ने भी ऑर्डिनेंस लाया था उसके पीछे उनकी बदनीयती थी। तो जल्दबाजी में उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को जजेस कमेटी में एक मर्ज़ी का जज दे दिया जाए। अब उन्होंने तो जल्दबाजी की, शैतान वाला काम किया। इधर माशाल्लाह से हमारे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी जल्दबाजी की और उस नोटिफिकेशन को अमन्ना सदकना कह के उसी रोज़ जो है एक नोटिफिकेशन जारी करके नई जजेस कमेटी बना दी। अब उस ऑर्डिनेंस के तहत भी जस्टिस मंसूर अली शाह बतौर सीनियर तरीन जज उस कमेटी के रुकन थे, मगर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त के ज़रिए ये एतराज़ किया था कि जनाब ऑर्डिनेंस आया है, जजेस कमेटी बनी है, नई बनी है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की गई है और ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस बारे में एतमाद में लेना में कोई बुराई तो नहीं थी। मगर काजी फ़ाइज़ ईसा क्योंकि वो एक स्लोप में थे और बड़ी तेज़ी में नीचे की तरफ जा रहे हैं, रिटायरमेंट की खाई में जा रहे हैं, तो उनकी ब्रेकें भी अब फेल हैं। तो उन्होंने ना अब जल्दबाजी में उन्होंने भी वो ऑर्डिनेंस को बजाय इसके कि जजेस के साथ उनको एतमाद में लेते, फुल कोर्ट बुलाते, उन्होंने उसके मुताबिक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया और अपना मनपसंद जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उस कमेटी में बिठा दिया। ये उन्होंने एक जल्दबाजी की। अच्छा, उसके बाद जल्दबाजी ये की कि एक बेंच बना दिया उन्होंने जिसमें जस्टिस मुनीब को डाला, क्योंकि वो ऑथर जज थे 63A की नज़रसानी के हवाले से। तो जस्टिस मुनीब को भी वही एतराज़ था कि भाई आपने पहले मुझे कमेटी से क्यों निकाला। अब या तो ये जानबूझ के उन्होंने उनको दोबारा बेंच में डाल दिया क्योंकि ऑथर जज थे, डालना ज़रूरी था, ये बनता भी था, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ये पता था कि जस्टिस मुनीब नहीं बैठेंगे उस बेंच में और क्योंकि उनके साथ जो उन्होंने किया था वो भी उन्हें पता था, जस्टिस मुनीब भी नहीं बैठे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो ऑर्डिनेंस है या इवन के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, ऑर्डिनेंस के तहत 3 रुकनी कमेटी है जजेस की और उस ऑर्डिनेंस के तहत 3 रुकनी से मुराद ये है कि कोरम ही 3 का है। उसमें ये कहीं नहीं कहा गया कि कोरम 2 होगा या 2 भी कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो तो फिर एक मज़ाक का खेज बात बन जाती कि एक चीफ जस्टिस और एक उसकी मर्ज़ी का ईसा का गवाह मूसा वाली बात है, मुहावरतन कह रहा हूँ। तो ये फिर वो जजेस कमेटी बनाने का क्या फ़ायदा था? वही हुआ, जस्टिस मंसूर ने कहा मैं नहीं बैठता कमेटी में, पीछे ईसा और मूसा रह गए, तो उन्होंने अब अपना बना दिया, अपनी कमेटी, अपना बेंच बना दिया दोनों ने मिलके। तो उस पर जस्टिस मुनीब ने भी कहा ये क्या मजाक हो रहा है। तो
हुकूमत ने भी जल्दी का काम किया ऑर्डिनेंस के ज़रिए, ये लूप होल उन्होंने सोचा भी नहीं कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है। और काजी फायज ईसा साहब ने भी जल्दी का काम किया, क्योंकि वो भी 25 को रिटायर हो रहे हैं और उन्हें मालूम है कि उन्होंने जो कुछ भी करना है बहुत जल्दी करना है, ताकि फिर आईनी तरमीम भी होना है, PTI के बंदे भी तोड़ने हैं और उसके बाद फिर आईनी अदालत भी बनेगी, फिर नोटिफिकेशन भी जारी होना है और फिर आखिर में हल्फ भी उठाना है वफाकी आईनी अदालत का। तो ये सारा काम जल्दी में हुआ है। बैरिस्टर अली ज़फ़र इसी बुनियाद पे एतराज़ कर रहे थे कि जनाब ये जो बेंच बना हुआ है, आप ये बेंच प्रॉपर तश्कील नहीं हुआ। और जब काजी फायज ईसा ने कहा कि नहीं आप मेरिट पे बात करें, तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि आपने मेरी दरख्वास्त का पहले फ़ैसला तो कर ले मेरे एतराज़ात का। तो उन्होंने इधर सरगोशी की, उधर सरगोशी की, अगले जज ने अगले से सरगोशी को, क्या हमने मुत्तफ़िका तौर पे मुस्तरद कर दिया। अब इस तरह फैसले हो रहे हैं। अब ये तो फ़ायदा होता है ना हम ख्याल बेंच का, कि फिर आपको कमरा अदालत छोड़ के मुशावरत के लिए नहीं जाना पड़ता। ऐसे देख के आए, ऐसे देखना है, फैसला सुना, ऐसे देखना है, ऐसे देखना है, पहले दाएं देख फिर बाएं देख और फिर जल्दी चल। तो वो फिर ये चीज़ आज जो फैसला आया है बैरिस्टर अली ज़फ़र, ऑब्वियसली उनके लिए हैरानकुन बात थी। उन्होंने फिर बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा आपने फैसला तो कर दिया, लेकिन एक और मसला खड़ा हो गया है। तो जमाल खान मदोखेल कहते हैं ये क्या आप सस्पेंस बना रहे हैं, क्या मसला खड़ा हुआ है? तो बैरिस्टर अली ज़फ़र कहते हैं कि जनाब वो जो 2 जजेस कमेटी के थे ना, वो इस बेंच में भी बैठे हुए, तो वो अपने बारे में, अपनी कमेटी के बारे में कैसे वो इस फैसले का हिस्सा हो सकते हैं, वो कैसे सुन सकते हैं? तो इस पर जस्टिस जमाल खान मदोखेल ने फिर उसको थोड़ा सा ट्विस्ट देने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस जब दूसरे मामलात में बेंचेस बनाए जाते हैं तो उस बेंचेस में क्या चीफ जस्टिस नहीं बैठ सकते? हालांकि ये सवाल था ही नहीं कि वो बैठ सकते हैं या नहीं है। सवाल ये था कि जब जजेस कमेटी के बारे में मामला अगर नहीं बैठेंगे, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कार्रवाई को जब चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जजेस बेंच का हिस्सा नहीं होते। और इसी तरह जुडिशल कमीशन की जब बात आती है, बहुत आम नुक्ता है कि तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर वो नहीं होते बेंच में जब उनकी कार्रवाई पे हो रहा है। तो इसी तरह जजेस कमेटी के ऊपर अगर कोई बात हो रही है तो असूली तौर पे जजेस कमेटी के ऊपर, बेंच के ऊपर। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में ये हो सकता है, ये सोच उनको आ जाती अगर वो अंदर जाते, इसीलिए वो कहते हैं कि वो जल्दी की आप बात कर रहे हैं, जल्दी में शैतान जल्दी का काम। तो अगर वो मतलब अंदर जाकर बैठते तो ये नुक्ता भी उनके मद्देनजर होता कि हम दोनों ने तो ये कमेटी में हम बैठे और वो कमेटी है ही नहीं, मतलब कानूनी तौर पर जिस चीज़ का नाम कमेटी है वो 3 मेंबर पे है। अब 2 बैठेंगे तो उसको कमेटी नहीं कह सकते। फिर अपने बेंच भी तश्कील दे दिया, फिर उसके सामने एक दरख्वास्त भी आ गई, फिर उस दरख्वास्त को हम दोनों ही कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक हुआ है, हमारी जो कमेटी है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कानूनी तौर पे हम जुडिशियल साइड पे भी उस पे स्टैंप लगा रहे हैं, हम भी और हमारे काम भी जायज़ है। मतलब ये देखें ना, ये चीज़ें अपने मतलब फैसले खुद करें। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मुझे लग रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बिल्कुल उस ट्राले की मानद है जिसकी ब्रेकें फेल हो गई हैं, और वो मोटरवे पे जो एक जगह नहीं आती कलर कार या कौन सी जगह आती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मोड़ है और वहाँ पे इमरजेंसी रैंप बनाए हुए हैं कि ब्रेकें फेल हो जाए तो उस पर चढ़ना है। तो अब ये तेज़ी से जा रहे हैं और ये इमरजेंसी रैंप एक ही है एक्सटेंशन का कि वो 63A का जो फैसला है उसको ख़त्म कर दें, आईनी तरमीम हो जाए, आईनी अदालत बन जाए और वो चीफ जस्टिस लग जाए और 3 साल मजीद उनकी मदद मुलाजमत में तोसी हो। अच्छा, आज ना जो समात थी उस समात के दौरान बैरिस्टर अली ज़फ़र ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को वो 6 माह का चैम्बर वर्क भी याद करवाया कि जब वो अप्रैल 2023 से सितंबर 2023 पर चैम्बर वर्क में थे। तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा शफाफियत पर जो है यकीन रखता हूँ। तो दूसरी बात उन्होंने ये भी की कि क्या चीफ जस्टिस के बगैर, जिस तरह मतलब ये 20 सितंबर से पहले की बात है कि जब कमेटी में जस्टिस मुरीब और जस्टिस मंसूर शामिल थे, प्रीवियस जो था तरमीम नहीं हुई थी, तरमीमी ऑर्डिनेंस नहीं आया था, तो उससे पहले अगर ये सिचुएशन होती कि चीफ जस्टिस को क्रॉस करके वो जज खुद ही बैठ के अगर बेंचेस बनाए जाते तो फिर आपको कैसा जो है फील होता? उसका भी कोई जवाब नहीं। मतलब ये है कि कमेटी के मामलात में आज सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कोई जवाब नहीं था। फिर एक और जो ऑर्डर 30 सितंबर का है उस पे जो ऑर्डर है 30 सितंबर का, वो तो मतलब क्लासिक एक आज जो रद्द-ए-अमल था ना उसके बारे में एक ही जुमला पंजाबी का, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, सुट पंजाब में तक आ रही नहीं सर। तो वो तो हमारा ऑर्डर नहीं है, आप उसे कमेटी का ऑर्डर कह लें, आप उसे समझ लें कि वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है। यार कमरा अदालत में आप आए हैं, 4 जज आए हैं, आपने ऊपर ऑर्डर लिखा है, आप और उसमें मुनीब अख्तर को प्रेजेंट शो किया है और फिर नीचे 5 जजों के दस्तखत बनाए हैं आपने,
अब आप कह रहे हैं अच्छा एंज गल है तो चलो कोई गल नहीं, मतलब वो तो कोई ऑर्डर ही नहीं था, वो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैंने उस रोज भी कहा अपने कि ये 4 जजेस ने जो कुछ भी किया है ये अदालत तो नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, और आज वो मान गए कि उसको जो भी समझ ले आप। तो इसमें जब अली जफ़र जो है उन्होंने सवाल उठाया तो जो एग्जैक्टली जो बात जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा, आप समझ लें हम कमेटी रूम में बैठे थे, चीफ जस्टिस ने कहा इग्नोर कर दें, और जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा आप मीटिंग मिनट्स ही समझ लें, कुछ समझ लें। मतलब 30 सितंबर का जो ऑर्डर ऑफ द डे है, जुडिशियल ऑर्डर जिसको उन्होंने बनाया है, उनको कहा उसको आप जो है वो मीटिंग मिनट्स ही समझ लें, आगे चलें। अच्छा एक बात मैं बता दूं, अभी भी इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि जो ये बातें हुई हैं 30 सितंबर के ऑर्डर के बारे में, इसको आज के ऑर्डर का हिस्सा बनाएं। ये लिख के देना कि वो अदालती कार्रवाई नहीं थी, लिख के दें कि वो महज एक रस्मी कार्रवाई थी, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग थे, या उसका कोई अदालती हैसियत नहीं थी। नहीं लिखेंगे, ये इतनी जरूरत नहीं है अखलाकी। सिर्फ क्या जब अपने ऊपर बात आती है तो मजाक में अच्छा ऐसे कर ले, अच्छा ऐसे कर ले, और वैसे अब कभी कभी ये सुप्रीम कोर्ट है, ये कोई मजाक है? तो ये क्या मजाक 30 सितंबर को जो हुआ ये मजाक नहीं था? और फिर आप फ्रीकेन को कह रहे हैं कि आप जो मर्जी समझ लें। मतलब आइंदा से फ्रीकेन तय करेंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ होता है ये अदालती कार्रवाई है या प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आप फ्रीकेन तय करेंगे। मतलब आप जब मुश्किल पड़ती है, जब जवाब नहीं पड़ता, तो आप आगे से मजाक करना शुरू हो जाते हैं। आप उस वक्त कहते हैं अच्छा जो मर्जी समझ लें। ये कोई बात है? ये कोई सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये जवाब देना चाहिए अपनी इतनी संजीदा कार्रवाई का जो 4 लोगों ने की? आप कहें कि वो लीगली कार्रवाई नहीं थी, आप डिक्लेयर करें और आज के ऑर्डर में लिखें, लेकिन मुझे यकीन है वो नहीं लिखेंगे अपने उस ऑर्डर। ये सिर्फ जुबानी मुंह से कह दिया, बात खत्म होगी। तो इसमें जो आज की जो मतलब मज़ीद कार्रवाई थी वो 63A में, ठीक है, वो 63A री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मेरिट्स पे हम बात नहीं करेंगे, वो बहुत कर चुके हैं कि री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होनी चाहिए, अदालतों को नहीं करनी चाहिए, और इस केस में भी नहीं होनी चाहिए थी। उस वक्त भी मखसूस सियासी हालात में पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा हुआ, आज भी मखसूस सियासी हालात में जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, ये 25 अक्टूबर के बाद करती या अप्रैल मई में कर देती तो कोई मसला ही नहीं था। आज का इशू ही ये है। अब उसमें एक और जो चीज़ है जिसमें बैरिस्टर अली जफ़र कहते हैं कि आपने 30 को ये केस टेकअप किया, अब तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ जल्दी में लग रही है सुप्रीम कोर्ट, और नोटिस भी जारी नहीं कर रहे। उसमें मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, एग्रीव थी, उनको मतलब एक प्रोसेस के तहत नोटिस होना, उस नोटिस पे वो नहीं आ रहे। इसकी क्या वजह है? मतलब वो उन्होंने कहा कि आप कम से कम प्रोसेस तो फॉलो कर लें, ठीक है, जो भी आपने करना है अपना। आज चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने वैसे जो शहजाद शौकत साहब सामने बैठे हुए थे तो उन्होंने पॉइंट्स बता रहे थे, जाहिर सी बात है उनके जहन में भी तो खाका तो बना हुआ है कि ये 63A पे ये पॉइंट्स हैं, ये नुकात हैं, ये मतलब जो आइन है उसको री राइट किया गया है इससे मुतल्लिका। तो वो जो भी पढ़ते थे तो वो पढ़ के आखिर में फिर वो उनसे मंसूब कर देते ये उनका है, ये भी उनका है, ये भी उनका है, तो ये आप देख लें। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि थोड़ा सा जल्दी भी लग रही है? देखिए 63A के हवाले से आपको याद है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जब ये फैसला दिया था तो उस वक्त हम भी कहते थे कि यार ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, री राइटिंग हो गई, आपने तस्लीम कर लिया, उस पर अमल दरामद हो गया, हुकूमत ने मान लिया। अब आके जो आप करने जा रहे हैं जी, आप उसको री राइटिंग अगर नहीं हो सकती तो रबिंग ऑफ भी नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकती आप रबर लेके उसको आइन से मिटाना शुरू कर दें। अगर री राइटिंग नहीं हो सकती तो यूँ रबर से मिटाया भी नहीं जा सकता। उसका एक तरीक़ाकार है, उसका तरीक़ाकार है ड्यू प्रोसेस है, और ड्यू प्रोसेस यही है जो आप कह रहे हैं कि भाई अब नज़रसानी में अगर आपने उस जजमेंट को सेटिस्फाइड भी करना है तो पहली बात तो ये देखें कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है, और इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है चीफ जस्टिस का, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाना है अपने हाथ से लिखे हुए। आपको याद है कि एक दफ़ा बैरियर टाउन के एक केस में सिंध हुकूमत ने एक दरख्वास्त डाल दी थी सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच के सामने कि जनाब ये जो मलिक रियाज ने जो पैसे जमा कराए ये सिंध हुकूमत को दिए जाएँ। तो उसमें जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जस्टिस फैसल अरब ने एक फ़ैसला लिखा, और फैसला क्या लिखा था कि ये पैसे सिंध हुकूमत को नहीं, एक सिंध के एक तरक्याती बोर्ड बनाया जाएगा जिसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा रिटायर्ड जज करेगा कि जिसका ताल्लुक सिंध से होगा। और जस्टिस फैसल अरब ने जब ये ऑर्डर लिखा और जारी किया तो फिर हमने अपने व्लॉग में ये डिस्कस किया था, मैंने और शायद आसिफ बशीर चौधरी थे, कि ये जस्टिस फैसल अरब तो 2 हफ्ते बाद रिटायर हो रहे, तो इन्होंने तो अपनी नौकरी के लिए ऑर्डर लिखा है। जस्टिस फैसल अरब ने ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उस सिंध के तरक्याती जो कमीशन बनाया गया था उसमें अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद थे, उनको रुकन बनाया।
बैरिस्टर खालिद जावेद को जब मैंने ये पॉइंट आउट किया कि मैंने कहा ये अपनी नौकरी की अपॉइंटमेंट लेटर जो है लिखना चाहिए जज को या कोई अदालती फैसले लिखने चाहिए, ये कौन सी बात हुई कि वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, उसका ताल्लुक सिंध से होगा और अपनी नौकरी का वैकेंसी क्रिएट करके अपना अपॉइंटमेंट लेटर लिख के फैसले की शक्ल में आप 2 हफ्ते बाद रिटायर हो रहे हैं। तो कमीशन आज तक एक्टिव नहीं हो सका और बैरिस्टर खालिद जावेद अटॉर्नी जनरल ने लिख के रिज़ाइन कर दिया उस कमीशन। उन्होंने कहा कि मैं उस कमीशन में नहीं बैठता। तो ये काजी फाइसा क्या कर रहे हैं, ये भी अपना अदालती फैसला नहीं दे रहे 63A में, ये अपना अपॉइंटमेंट लेटर लिख रहे हैं बेसिकली। अगर देखा जाए तो ये जितनी भी खेल बसात जो बिछी हुई है इसमें अल्टीमेटली तो इस मोहरे ने मुखालफिन के आखिरी सफ़र तक जाना है और वो जितनी चालें चली जा रही हैं ये मुखालफिन के आखिरी सब तक जाने के लिए एक चाल है। और दूसरी बात ड्यू प्रोसेस, आपने खुद कहा कि नोटिस नहीं जारी कर रहे, क्यों नहीं नोटिस जारी कर रहे? क्या रिव्यू के अंदर कोई रिस्पॉन्डेंट नहीं होते? क्या जो नीचे फैसला होता है उसमें कोई रिस्पॉन्डेंट फ्रिकेन नहीं होते? उनको क्यों नहीं सुना जा रहा? तमाम सियासी जमातों को क्यों नहीं सुना जा रहा? ये केस है ही सियासी जमातों के हवाले से है और यहाँ पे ये खुद बड़े चैम्पियन बन जाते हैं पार्लियामेंट के। अगर आप पार्लियामेंट के चैंपियन हैं तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाएं, उनको सुने, उन्हें इज्जत दें, प्रॉपर नोटिस दें। और ये काफ़ी नहीं है कि आप 2 वकीलों को खड़ा करके, एक शहजाद शौकत साहब हो गए और एक फारूक नायक हो गए, वो खड़े होकर उनको सुन के आप एक ऐसा फैसला दें जिनका असर पार्लियामेंट पे होगा, सियासी जमातों पे होगा, पार्लिमानी पार्टियों पे होगा। और आप में इतना ज़र्फ नहीं है कि आप उन सियासी जमातों को नोटिस दें, उनको बुला के उनका मौक़िफ़ सुने कि भाई आपकी एक पार्टी से अगर दूसरी पार्टी में कोई बंदा जाता है, आपकी हदायत की अगर खिलाफ वर्जी करता है तो आपकी क्या हिकमत अमली है, आपकी क्या सोच है। अगर वो आपने नीचे दलाइल दिए तो ऊपर भी आके दें, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें अली जफ़र अभी इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ठीक है। और उनको इसलिए स्पेशल इजाज़त दे दी गई है कि शायद पार्टियों को वो इजाज़त नहीं देना चाहते और पीटीआई को मौका नहीं मिलेगा कि पीटीआई एक बार फिर आके किसी नए वकील के ज़रिए वो बातें करे जो काजी फाइसा साहब को हज़म नहीं होती। आपको लगता है कि इमरान खान जो है वो इससे कबल रिक्यूज़ल के लिए जो है वो दरख्वास्तें लिखते रहे हैं? एक ख़त लिखा था पहले कमेटी को, एक ख़त, फिर दूसरा ख़त, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी कोई दरख्वास्तें दी कि रिक्यूज़ करें जी, रिक्यूज़ करें। अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा रिक्यूज़ल मानते नहीं रहे आज तक जो है वो, तो अब आपको लगता है इस स्टेज पे कि कल इमरान खान की तरफ से अगर रिक्यूज़ल आ जाए कि कहें जी आप जो है वो बेंच से अलग हों क्योंकि आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जो है वो बेंच से अलग होंगे? एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, मिलिट्री कोर्ट्स का केस था तो जस्टिस मंसूर अली शाह, उनका जो जवाद अस ख्वाजा हैं उनके साथ मेरे ख्याल में कोई रिलेशनशिप है, कोई रिश्तेदारी है, तो उन्होंने पूछा स्पेशल अटॉर्नी जनरल से कि अगर मेरे वाले से कोई मामला हो तो शायद मेरा ख्याल है कोई इन्होंने अटॉर्नी जनरल ने कोई बात की तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बेंच में जो है वो मैं नहीं बैठूंगा क्योंकि मेरा एक कन्फ्लिक्ट बन रहा है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है कि वो जो दरख्वास्त गुजार है उनके साथ मेरा कोई ताल्लुक है। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा अपने रिटायरमेंट से 23-22 दिन पहले इस किस्म की रिक्यूज़ल को मानेंगे? क्यों आप अब वो अपनी नौकरी पे कौन लात मारता है उनको 3 साल की एक्सटेंशन मिल रही है भाई, वो क्यों चुप करके घर चले जाएंगे? इसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, दिल चाहिए, ज़र्फ चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल है। चीफ जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रिक्यूज़ल की दरख्वास्त यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का अमला है वो तो वसूल करते हुए उसकी कापें टांगती हैं। क्यों? यहाँ पे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को जो हदायत हैं, जो इनफॉर्मल हदायत हैं, कोई एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं मिलता है ऐसे रिक्यूज़ल की दरख्वास्त को आगे जमा कराने के लिए। वो तो कहते हैं कि क्यों हमारे जो है लाइसेंस के पीछे पड़े हुए हैं। हमें वैसे ज़ुबानी बताया गया कि कोई दरख्वास्त जो है चीफ जस्टिस काजी फाइसा पर जो एतराज़ होगा उनके बेंच पे मौजूदगी पे किसी के या उनके ऊपर तअस्सुब का इल्ज़ाम होगा या बाइस का इल्ज़ाम होगा, वो नहीं वसूल की जाएगी। और पिछले 1-2 दरख्वास्तें जो पिछले दिनों जमा कराने की कोशिश की पीटीआई ने, क्या हुआ उनके साथ? आप उसके गवाह हैं। तो आप पूछ रहे कि चीफ जस्टिस रिक्यूज, इधर दरख्वास्त लेने के ना लेने के ऑर्डर है तो वो रिक्यूज क्यों करेंगे? बेंच में तो कोई इस तरह की बात कर दे तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि आप प्रॉपर चैनल जो भी नहीं, वो तो नहीं आते। वो कहते हैं मैं आपका लाइसेंस मुअत्तल कर दूंगा। वो कहते हैं आप तो इन्हें अदालत कर रहे हैं। आपने सुना नहीं लास्ट टाइम क्या हुआ? न्याजुल्लाह न्याजी ने जब एतराज़ किया तो उन्होंने कहा कि आपको जरूरत कैसी हुई ये बात करने की कि मैं बेंच पे नहीं बैठ सकता, ये आप तो तौहीन अदालत कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने तहरीरी तौर पे ये दरख्वास्त दे रखी थी। बिल्कुल। तो वो तो आगे से बेइज्जती करते हैं और वो बेइज्जती करते हैं और कहते हैं कि आप समझते हैं मैं आपके खिलाफ मुतासिब हूँ, और जिस अंदाज में वो कहते हैं वो ये साबित करते हैं कि वो हैं, लेकिन वो बेंच से फिर भी नहीं जाते। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि आज की समाअत क्या है और क्या 63A के हवाले से क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है। जो दरख्वास्तें थीं उस पर जो बेंच की ऑब्जर्वेशन थी, रिमार्क्स थे, फैसला था, ऑर्डर था,
उस पर अब क्या जस्टिफिकेशन, बेंच जो है वो कोई ऐसी जस्टिफिकेशन नहीं दे सका, कोई बेंच के पास दिफा नहीं था। 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बैठते हैं, उसका कोई दिफा नहीं था कि आप क्यों बैठे, जब बेंच 5 रुकनी था। फिर कमेटी जो है वो उसमें 3 मेंबर थे, 2 क्यों बैठे, कोई जवाब नहीं है। लेकिन डिसमिस कर रहे हैं, दरख्वास्त को डिसमिस किया है आज बैरिस्टर अली ज़फ़र की, तो उसमें भी देखेंगे कि आप फर्दर जो है वो बैरिस्टर अली ज़फ़र किस स्टेज पे जाते हैं और क्या करते हैं उस दरख्वास्त के हवाले से। और ख़ास तौर पर कल, क्योंकि इमरान खान से उन्होंने मिल के आना है और इमरान खान हर रोज़ जो वहाँ पे गुफ्तगू करते हैं वो उस गुफ्तगू में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जिक्र जो है वो ज़रूर करते हैं। अब देखना है कि कल उनकी इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होती हैं। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।